नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल की सैन्य ताकतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर 2025 के मध्य तक की स्थिति के हिसाब से। हमारे पास एक काफी विस्तृत रिपोर्ट है जो दोनों देशों की सेना, उनके हथियार, उनकी रणनीतियां, इन सब पर रोशनी डालती है। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे समीकरण में क्या संख्याबल ज्यादा मायने रखता है या फिर तकनीकी बढ़त। आइए इसी के गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैनिकों की संख्या और बजट से। रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में? रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास सक्रिय, रिजर्व और वो जो अर्ध सैनिक बल हैं, उनको मिलाकर करीब 11.8 लाख सैनिक हैं। और वहीं इजराइल के पास ये आंकड़ा काफी कम है, करीब 6.35 लाख। हाँ, संख्या में तो काफी फर्क है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब रक्षा बजट की बात आती है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। ईरान का बजट है करीब $10 बिलियन, 2023 का आंकड़ा है ये। हाँ। और इजराइल का करीब $27 बिलियन, 3 गुना के आसपास। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए एक बुनियादी अंतर समझ आता है। ईरान साफ तौर पर अपनी बड़ी संख्या पर जोर दे रहा है, जबकि इजराइल का बजट इतना ज्यादा होना, और सिर्फ कुल बजट ही नहीं, अगर आप प्रति सैनिक खर्च देखें तो वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि उनका फोकस सिर्फ गिनती पर नहीं है, बल्कि हर सैनिक को बेहतर तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग देने पर है। मतलब साफ तौर पर गुणवत्ता बनाम मात्रा वाला मामला है ये। तो जमीन पर और बजट में एक तरह का विरोधाभास दिखता है। क्या यही चीज हमें हवा में भी दिखती है? मतलब उनकी वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम्स में? हाँ, काफी हद तक। इजराइल के पास करीब 612 विमान हैं, और इसमें F-35 जैसे एकदम आधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान शामिल हैं। स्टेल्थ वाले। हाँ, बिल्कुल। जो ना सिर्फ हवा में लड़ने में बेहतर हैं, बल्कि दुश्मन के रडार से बच निकलने में भी सक्षम हैं। इसके मुकाबले ईरान के पास विमान तो है करीब 550, लेकिन उनके बेड़े में ज्यादातर पुराने तीसरी या चौथी पीढ़ी के विमान हैं। जैसे एयर डिफेंस सिस्टम जरूर है जो सक्षम माने जाते हैं, लेकिन जैसा हाल के कुछ हमलों में दिखा, इजराइल ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं से इन्हें भी कहीं ना कहीं भेदा है या नुकसान पहुंचाया है। और इजराइल की अपनी मिसाइल डिफेंस शील्ड? हाँ, वो तो बहुत मजबूत है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, ये एक मल्टी लेयर्ड यानी कई परतों वाली सुरक्षा है जो दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियों में गिनी जाती है। लेकिन एक क्षेत्र जहां ईरान बहुत मजबूत माना जाता है वो है मिसाइलें और ड्रोन। रिपोर्ट में तो हजारों की संख्या बताई गई है। हाँ, बिल्कुल। ये ईरान की एक बहुत बड़ी ताकत है। अनुमान है कि उनके पास 2000 से 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। 2 से 3000? जी। इसमें शहाब 3, गद्र, खौरम शहर 4 जैसी मिसाइलें शामिल हैं, और वो फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल का भी दावा करते हैं। हाइपरसोनिक यानी आवाज से कई गुना तेज? हाँ, जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। और फिर उनके पास शहीद सीरीज जैसे हजारों ड्रोन भी हैं। और एक और चीज, उनके वो मिसाइल शहर, मतलब जमीन के नीचे या पहाड़ों में बनी सुरक्षित जगहें जहां ये मिसाइलें रखी जाती हैं। दूसरी तरफ इजराइल के पास जेरिको सीरीज जैसी मिसाइलें हैं। संख्या में शायद कम हो, लेकिन माना जाता है कि वो बेहद सटीक हैं। और उनके किलर ड्रोन्स, उनकी साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं, वो भी बहुत उन्नत हैं। अच्छा। और अगर हम नौसेना और पूरी रणनीति की बात करें तो वहां क्या मुख्य अंतर दिखते हैं? देखिए, ईरान की नौसेना संख्या में बड़ी है। उनके पास पनडुब्बियां हैं और बहुत सारी तेज हमला करने वाली छोटी नावें हैं। स्पीड बोट्स जैसी। हाँ, बिल्कुल। उनका जोर असममित युद्ध पर ज्यादा रहता है। मतलब पारंपरिक ताकत की कमी को अलग तरीकों से पूरा करना, जैसे छोटी नावों के झुंड से हमला करना या समुद्री रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा देना। अच्छा। इजराइल की नौसेना छोटी है पर तकनीकी रूप से ज्यादा आधुनिक है, इसमें कोई शक नहीं। और रणनीति, ओवरऑल स्ट्रेटेजी? रणनीति में ईरान मिसाइल प्रतिरोध पर बहुत निर्भर करता है। मतलब डराने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल, अपने ठिकानों की सुरक्षा और प्रॉक्सी गुटों पर। प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्लाह और हूती? हाँ, बिल्कुल। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी। ये गुट ईरान के इशारे पर इजराइल या उसके सहयोगियों के लिए खतरा बन सकते हैं। जबकि इजराइल की रणनीति वो हवाई श्रेष्ठता पर आधारित है, तकनीकी दबदबे पर, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी दुश्मन के हमला करने से पहले ही हमला कर देने की नीति पर, और जाहिर है अमेरिका के समर्थन वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली पर। हाल में जो कुछ टकराव हुए उनसे क्या सबक मिलता है? क्या इन रणनीतियों की कोई असली परीक्षा हुई है?
कुछ हद तक तो हुई हैं, हाँ, जब ईरान ने वो करीब 300 मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। हाँ। तो इजराइल और उसके सहयोगियों की रक्षा प्रणाली ने ज्यादातर को तो हवा में ही रोक दिया। हालांकि ये भी सच है कि कुछ मिसाइलें उनकी डिफेंस को भेदने में कामयाब रहीं। इससे ईरान के अपने हथियारों के भंडार पर भी असर पड़ा होगा। और इजराइल का जवाब? रिपोर्ट बताती है कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान की कई एयर डिफेंस बैटरियों को निशाना बनाया और नष्ट किया। इससे उन्होंने ये दिखाया कि वो ईरान के अंदर काफी गहराई तक हवाई हमले कर सकते हैं। तो ये एक तरह का घर्षण युद्ध या वॉर ऑफ एट्रिशन जैसा मामला बन रहा है। हाँ बिल्कुल, एक लंबी लड़ाई जिसमें दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ इजराइल की तकनीकी बढ़त का मुकाबला है ईरान के बड़े हथियारों के भंडार, उसके प्रॉक्सी नेटवर्क और उसकी भौगोलिक गहराई से। तो इस पूरी तस्वीर को अगर हम समेटें तो कुल मिला के क्या कहा जा सकता है? मुख्य निष्कर्ष क्या है? देखिए, निष्कर्ष तो यही निकलता है कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी में, एयर पावर में, डिफेंस सिस्टम में और हमलों की सटीकता में एक साफ गुणात्मक बढ़त है। और इसमें अमेरिकी समर्थन का भी बहुत बड़ा रोल है। दूसरी तरफ ईरान है, जिसके पास सैनिकों की संख्या, मिसाइलों और ड्रोनों की संख्या और नौसैनिक साधनों की संख्या में यानी मात्रात्मक बढ़त है। वो असम्मित रणनीति, प्रॉक्सी युद्ध और अपनी जमीनी गहराई पर ज्यादा भरोसा करता है। तो मतलब इजराइल की ताकत है पहला सटीक और जोरदार हमला करने में। हाँ बिल्कुल। जबकि ईरान की ताकत है बड़े पैमाने पर जवाबी हमला करने में, प्रॉक्सी गुटों को इस्तेमाल करने में और शायद एक लंबी लड़ाई को झेल जाने की क्षमता में। ये वाकई एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प संतुलन नजर आता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचना चाहिए। सवाल ये है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो क्या हमेशा तकनीकी सटीकता और गुणवत्ता ही संख्यात्मक बढ़त और रणनीतिक गहराई पर भारी पड़ेगी, या फिर क्या घर्षण युद्ध यानी ये लंबी थका देने वाली लड़ाई अंत में उसी पक्ष के लिए फायदेमंद साबित होती है जिसके पास ज्यादा संसाधन हो, ज्यादा सहन शक्ति हो और शायद हार ना मानने का जज्बा भी ज्यादा हो? ये एक बड़ा सवाल है।